आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए, और जगत का हित तब होगा जब भारत शक्तिशाली, समृद्ध होगा और स्वस्थ होगा। ऐसे जगत के लिए, हित के लिए जिन्होंने ये शरीर धारण किया है, देह धारण किए, वैसे राष्ट्र संत, योग गुरु, हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने एक अद्भुत आंदोलन पूरे देश में छेड़ा है, परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। सचमुच में भारत बदलेगा और आपके मार्गदर्शन में ये युवा भारत उसको बदलकर ही चैन की सांस लेगा, ये हमारा विश्वास। ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी, आदरणीय आरिफ बेग साहब, आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी, आदरणीय डॉक्टर बहन सुमन जी, स्वामी गणेशानंद जी त्रिस्पति जी, बहन पुष्पांजलि जी, मल्होत्रा जी, राजेंद्र आर्य जी, सभी मंच पर विराजमान श्रद्धेयगण, यहां उपस्थित पूरे प्रदेश भर से आए हुए युवा भारत के हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, एक को छोड़कर, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी भी यहां बैठी हुई है। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके अंदर जो उत्साह दिखाई दे रहा है, उमंग दिखाई दे रहा है, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं आप। स्वामी जी के मार्गदर्शन में दृढ़ संकल्प के धनी हैं आप। इसलिए स्वामी जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस देश का भविष्य इन हाथों में सुरक्षित है। जब तक ये है तब तक कोई इस देश का बाल बांका भी नहीं कर सकता। अभी 1 महीने बाद 15 अगस्त है। 15 अगस्त को यह देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। लेकिन ये आजादी अंग्रेजों ने चांदी की तस्तरी में रख के हमें भेंट नहीं की थी। हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे, और जब वो फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें, और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी उस समय गाया करते थे कि इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। अपनी जमीन और अपने आसमान के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया उन्होंने। ये क्रांतिकारी वीर गाया करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सब कुछ न्योछावर कर दिया। कभी कभी जरूर उदास होकर गाया करते थे अपने, जब उन्हें याद आती थी हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी माँ बापों ने पाला था बड़े दुख सहकर। लेकिन मां नहीं, पिता नहीं, घर नहीं, संसार नहीं, भारत माता की पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनके बलिदान के बाद
ये देश स्वतंत्र हुआ, भारत आजाद हुआ, लेकिन युवा साथियों सोचो, जब हमें आजादी का इतिहास पढ़ाया गया, स्वामी जी भी कह रहे थे मेरा मन दुख और पीड़ा से भर जाता है, विषाद से भर जाता है। हमें पढ़ाया गया, लेकिन पढ़ाते समय तत्काल सत्ताधीश भूल गए। वो भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए बहादुर शाह जफर को, जिनके बारे में आरिफ बेग साहब बता रहे थे, हम भूल गए दुर्गा भाभी को, हम भूल गए अशफाकुल्ला खान को, हम भूल गए रास बिहारी बोस को, हम भूल गए मदन लाल धिंगरा को, हम भूल गए लाला हरदयाल को, हम भूल गए खुदीराम बोस को, हम भूल गए सुखदेव को, हम भूल गए राजगुरु को, हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को। कहते हैं जब भगत सिंह जी को फांसी की सजा हो गई, उनके कुछ साथी पहुंचे थे, उनसे मुलाकात करके जेल में कहा था भगत सिंह जी आपको भगाने की सारी योजनाएं हमने बना ली है। तो भगत सिंह का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। कहा भगत सिंह को कायर समझते हो? भगत सिंह मौत से डरता है? तो मित्रों ने जवाब दिया भगत सिंह कायर नहीं हो सकता, भगत सिंह मौत से नहीं डरते, लेकिन हमें डर है कि एक भगत सिंह अगर मर गए, फांसी के फंदे पे चढ़ गए, तो देश की आजादी के आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? तब भगत सिंह जी ने जवाब दिया था कि फांसी का फंदा लगेगा तो एक भगत सिंह मर जाएगा, लेकिन उसके रक्त की धार से हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, जो तब तक लड़ेंगे जब तक कि देश स्वतंत्र नहीं हो जाएगा, आजाद नहीं हो जाएगा। हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, 15 साल के चंद्रशेखर आजाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम नारे लगाते हुए टोली के साथ निकले। वंदे मातरम के नारे लगाना अपराध था, भारत माता की जय बोली नहीं जा सकती थी। नन्हे चंद्रशेखर पकड़ लिए गए, 15 बैंत मारने की सजा दी गई, नन्हा बालक, शर्ट उतार दी गई, बैंत उठता और सड़ाक से चंद्रशेखर आजाद की पीठ पर पड़ता, लेकिन जैसे ही पीठ पर वो बैंत पड़ता, लहू छलछला जाता, लेकिन आंखों में दर्द और मुंह से चीख नहीं निकलती। हर बैंत के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, इसका उद्घोष और तेज होता जाता। और जब 15 बैंत मारने की सजा पूरी हो गई, तब चंद्रशेखर आजाद ने उठ के कहा कि एक बार तो जीते जी मेरे हाथों को हथकड़ी लगा ली, लेकिन दोबारा जीते जी तुम चंद्रशेखर आजाद को पकड़ नहीं पाओगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। और दुनिया जानती है, एक साथी की गद्दारी के कारण इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में जब घिर गए, पहले तो सामना करते रहे, मारते रहे, लेकिन जब अंतिम गोली बची तो अपनी कनपट्टी पर लगाकर, माउजर जो उनकी पिस्तौल थी, अपनी कनपट्टी पर लगाकर ट्रिगर दबा दिया। और दबाने के पहले भारत की माटी उठा के उनने ये कहा, माँ मुझे माफ कर देना, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका। कितनों ने कुर्बानियां दी। क्या हम भूल जाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिनने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? क्या हम भूल जाएंगे स्वतंत्र वीर सावरकर को? मन में पीड़ा और दर्द होता है। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनकी लहू से मिली थी आजादी वतन, और जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। मैं जब देखता हूं तो मेरे मन में तो बड़ी तकलीफ होती है। कैसा भारत है ये, कैसा भारत है? इस भारत में भगवान राम के पुत्र लब द्वारा बसाया हुआ लाहौर कहां है? पंचनद का प्यारा पंजाब केवल 2 नदियों का पंजाब बन के रह गया। कहां है रावी, कहां है सतलज, कहां है झेलम, कहां है ब्यास, और कहां है वो सिंधु नदी जिसके किनारे कभी हिंदू सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई थी? कहां है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा देने का काम किया था? कहां है लड़काना साहब, कहां है ननकाना साहब, कहां है मलमल वाला ढाका? और युवा मित्रों, इसके पहले का भारत का दर्शन करना चाहोगे क्या? और पहले अगर चले जाओगे तो भारत के पूरब में दुनिया जैसे आज म्यांमार के नाम से जानती है, कभी वो बर्मा कहा जाता था, और बर्मा से पहले भी ब्रह्म देश यानी ब्रह्मा का देश, वो बर्मा आज हमारे पास नहीं है। चीन ने जिस तिब्बत पर जबरदस्ती आधिपत्य कर रखा है, कभी त्रिविष्टम के नाम से जाना जाता था। और कहाँ है वो कैलाश का शिखर जहाँ हमारे भोला शंकर औघड़दानी पक्कड़ बाबा विराजा करते थे? कहाँ है मानसरोवर की झील? ईरान कभी आर्या अंथा
आर्यों का आनंद यानी आर्यों का घर। कहाँ है वो गंधार अफगानिस्तान जहां से गांधारी भारत आई थी? कहाँ है वो कैस्पियन सागर जिसके किनारे कश्यप ऋषि ने बैठ के तपस्या की थी? भारत टूट गया, भारत बढ़ता गया, भारत सिमटता गया, और आज दर्द और पीड़ा है इस बात की कि जो बचा हुआ भारत है ये कभी तबाह और बर्बाद करने पर तुली हुई है। मित्रों, कहां पहुंच गया आज भारत? मैं विस्तार से उसका वर्णन नहीं करूंगा, स्वामी जी महाराज हमें बताएंगे, लेकिन हम कौन थे, क्या हो गए, और अगर ये रहे तो क्या होंगे अभी, इसकी कल्पना करके कलेजा कांप जाता है। बचाना पड़ेगा इस देश को, और इसलिए स्वामी जी हम सब साथ खड़े हैं। हम चाहे जानते हैं आपका जो मिशन है, एक शक्तिशाली भारत, एक स्वस्थ भारत, एक समृद्ध भारत, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक स्वाभिमानी भारत, एक ऐसा भारत कि जिसके नौजवान दुनिया के किसी कोने में जाएं तो सीना तान के कहें कि हम भारतीय हैं, विश्व गुरु भारत। अरे हमारा वो भारत जिसने दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया था, कहीं खो गया है वो भारत। उस भारत को फिर से स्थापित करना है, उस भारत का फिर से निर्माण करना है, उस भारत को फिर से बनाना है। और इसलिए आज आप सब मित्रों से मैं कहना चाहता हूं, शिवराज सिंह चौहान जैसे कार्यकर्ता सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पे विराजमान होने के लिए नहीं है। बहनों और भाइयों, एक तड़प है, एक ललक है, एक जज्बा है, एक जिद है, एक जुनून है ऐसा भारत बनाने की। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते मध्य प्रदेश का विकास करके वैसे भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का विनम्र प्रयास किया है। कहां से कहां मध्य प्रदेश को पहुंचा दिया था। यह मध्य प्रदेश पिछड़ा राज्य, बीमारू राज्य, 50 साल तक इस मध्य प्रदेश में शासन किया। गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढम गड्ढा है, यही पता नहीं चलता था। 50 साल की सड़कें। स्वामी जी एक बार में स्वामी चिन्मयानंद जी के साथ जब वो गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, उनके साथ दिल्ली से चला, मुझे जाना था बालाघाट जिले में, कार्यक्रम था राजनीतिक। हम लोग हवाई जहाज से उतरे वायुयान से नागपुर में उतरने के बाद हम गाड़ी में बैठे, बालाघाट की तरफ बढ़े। चलते चलते 1 घंटा हो गया। स्वामी चिन्मयानंद जी ने मुझसे पूछा, शिवराज जी क्या मध्य प्रदेश आ गया? मैंने कहा भैया अभी तो नहीं आया। आधा घंटे के बाद फिर पूछा कि शिवराज जी क्या मध्य प्रदेश आ गया? मैंने कहा नहीं स्वामी जी अभी भी नहीं आया। जब तीसरी बार मुझसे पूछा क्या शिवराज जी क्या मध्य प्रदेश आ गया? मैंने कहा स्वामी जी जब मध्य प्रदेश आएगा तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ जाओगे कि मध्य प्रदेश आ गया। बोले कैसे? मैंने कहा गाड़ी में बैठे ही बैठे जैसे उचकने लगो तो समझ जाना कि मध्य प्रदेश आ गया। और जैसे ही मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में हम घुसे, स्वामी जी चिल्ला पड़े, मध्य प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश आ गया। कहने लगे लेकिन बड़ा फायदा है मध्य प्रदेश में शिवराज जी। मैंने कहा क्या है? कहले यहां तो योग और आसन करने की जरूरत नहीं है, बैठे ही बैठे सारे आसन लग जाते हैं गाड़ी में। ये रोडों की हालत थी मध्य प्रदेश, आने के लायक नहीं, जाने के। अरे सागर से अगर भोपाल आना हो तो रेलगाड़ी से बैठ के आते थे आरिफ शेख साहब, सड़क मार्ग से नहीं आते थे। इंदौर भोपाल आना मुश्किल था। मैं आपको बताना चाहता हूं आज कैसे भारत का निर्माण होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस, अंग्रेज, राजा, नवाब सब ने मिलकर सड़कें बनाई थी, कुल मिला के 47,000 किलोमीटर। राजा, नवाब, अंग्रेज सब मिला के, और इन 7 सालों में अकेले हमने बनाई है 90,000 किलोमीटर सड़कें। बहन और भाई, सड़कों का जाल बिछाया है। 47 लाख, केवल 47 लाख मीट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश में पैदा होता था, और इस साल पैदा हुआ है स्वामी जी 137 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। कृषि की जो विकास दर है मध्य प्रदेश की, हिंदुस्तान में सबसे ऊपर पिछले साल थी 18.91%। इस साल उसके ऊपर 13.33%। 2 साल में 36% उत्पादन हमारे यहां अन्न का और अनाज का बढ़ा है। कैसे मध्य प्रदेश नहीं बदलेगा? और केवल अब यही नहीं, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, जैविक खेती, ये केमिकल फर्टिलाइजर से भी स्वामी जी बचाना है। आपने आह्वान किया है, हम आपके आह्वान के पीछे खड़े हैं। हम प्रदेश को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम हमारी जो जमीन है उसको ऊसर नहीं होने देंगे। तो जैविक खेती के लिए हम अभियान चलाएंगे, पानी, बिजली, सड़क। लेकिन केवल इतना ही नहीं, खेती के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग, उसके काम को व्यापकता। अरे फूड प्रोसेसिंग के तो सचमुच में गुरु, बाकी तो है ही, फूड प्रोसेसिंग के गुरु भी आप ही है। मैं देख के आया वहां, मैंने देखा कहां आंवले से लेके और एलोवेरा तक, गजब किया है आपने। इससे बदलेगा स्वामी जी, आप बदल रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन ये,
आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप राह दिखा रहे हैं, आप राह दिखाते जाएं और हम जैसे लोग उस पर चलते जाएंगे, बदलेंगे देश और बदलेंगे मध्य प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी और हमने तय कर दिया 25 लाख तक का लोन चाहिए, गारंटी सरकार देगी। सरकार, और गारंटी का मतलब अगर ये बच्चे वापस नहीं कर पाए तो हम पैसा वापस करेंगे। जब बैंकों को पैसा वापसी की गारंटी मिल जाएगी तो क्यों नहीं देंगे। कई लोगों ने मुझे डराया, मत करो ये लड़के खा पी के भग जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, पूरा खजाना क्या गारंटी में ही दे दोगे। मैंने कहा नहीं, हमारे बच्चे प्रतिभाशाली हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो पैसा खा के भागना चाहे। कौन ऐसा चाहेगा कि एक बार 2-4 महीने में पैसा उड़ा के चला जाए। हर एक ये चाहेगा कि उसका काम धंधा शुरू हो जाए तो उसकी जिंदगी का भी आगे का रास्ता साफ हो जाएगा और बाल बच्चों का भविष्य भी बन जाएगा। कोई पैसा खा के नहीं भागेगा। युवा मित्रों, कोई खा के भागेगा तो नहीं ना पैसा। ये विश्वास है हमारे नौजवानों पे। अरे मुख्यमंत्री ऐसा हो जो नौजवानों पर भरोसा रखे, विश्वास रखे, और तुम्हारे हाथों से मैं पूरे मध्य प्रदेश को बदलवाने का काम करूंगा। तुम्हारे हाथों से, अपनी आंखों के सामने। यह असंभव नहीं है, यह होगा, यह संभव है। और इसलिए हम केवल लोन नहीं देंगे, हम काउंसलिंग भी करेंगे, हम ट्रेनिंग देने का भी काम करेंगे। कच्चे माल की उपलब्धता कितनी है, मार्केट और बाजार कहां मिलेगा, और हमारे पास बाकी तो एक्सपर्ट्स जो होंगे उनसे लेंगे ही मार्गदर्शन। स्वामी जी महाराज बैठे हैं, ये भी हमें रास्ता बताएंगे, ये भी हमें तरीका बताएंगे। मेरा सपना है सचमुच गांव गांव में लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछा देना। आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, देखिए आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, जीवन स्तर उठाना पड़ेगा लोगों का। और हमारे नौजवान अपने अपने काम धंधे से जब ठीक से लगेंगे तब मध्य प्रदेश का निर्माण होगा, तब मध्य प्रदेश बनेगा। और अगले आने वाले 5 साल में ये सपना भी पूरा करके दिखाएंगे, आपके सहयोग से, आपके सहयोग से पूरा करके दिखाएंगे। बदलना है। स्वामी जी और अजब अजब बातें हो रही थी। मेरे यहाँ भोपाल में मेरे गांव के बच्चे मुझसे मिलने आए तो मैंने पूछा आए क्यों हो। बोले भाई साहब बाल कटाने आए थे तो सोचा आपसे भी मिल चले। अब मैं आश्चर्यचकित कि बाल कटाने भोपाल क्यों आए। अपने गांव का नाई भैया था, उसका क्या हुआ। कह लगे साहब वहां मजा नहीं आता, वो ओल्ड मॉडल का हो गया है। पेटी लेके घूमता है, फट्टा बिछा के कहता बैठ जाओ, और उस तरह निकालता है, कहता आ जाओ बना दूं। तो कह लगे वैसे आनंद नहीं आता, हम स्टाइलिश बाल बनवाना चाहते हैं, इसलिए हेयर कटिंग सैलून में आते हैं। मुझे चिंता हुई कि ऐसे तो हमारे नाई भाई बेकार हो जाएंगे। हमने नाई भाइयों की पंचायत बुलाई, फैन जो नाई भाई हमारे, और मैंने उनसे पूछा भाई बताओ करें क्या। कहने लगे भाई साहब हमसे कोई कटवाते नहीं है, 2 काम कर दो। हमने कहा क्या। कह लगे एक तो हमको ढंग की ट्रेनिंग दे दो तो आधुनिक स्टाइल के बाल काटना सीख जाएं, और दूसरे हमें कुछ पैसे की व्यवस्था कर दो तो हम फट्टा अट्टा पे कोई बैठता नहीं है, अच्छी कुर्सी वुर्सी ले आए, पंखा अंखा लगा लें और वहां बैठ के बाल बनाए। हमने योजना बना दी महाराज जी, 50,000 का लोन चाहिए, मार्जिन मनी हम जमा करेंगे, 5% 5 साल तक ब्याज देंगे, ब्याज की सब्सिडी देंगे, वो भी हम भरने का काम करेंगे, और गारंटी देंगे कि पैसा ये वापस करेंगे। 50,000 रुपए से ज्यादा चाहिए शहरों में तो उसकी भी व्यवस्था करने का काम किया है। और उसके कारण अब वो ले रहे हैं पैसा। गांव गांव में अब उनके हेयर कटिंग सैलून खुलेंगे, नौजवान आएंगे तो फट्टे पर नहीं बैठेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, कुर्सी में एक बटन होगा, बटन दबाएंगे तो कुर्सी थोड़ी पीछे हो जाएगी, फिर आराम से हजामत बनवाएंगे। धन्ना पन्ना लल्लू हमारे बेरोजगार तो नहीं होंगे स्वामी जी। और एक काम और कर रहे हैं, जो हमारी बहनें नाई के घर जो उनकी पत्नी है बहन हमारी, उससे कहेंगे बहना तू वो क्या फेशियल का काम सीख ले, क्योंकि गांव गांव में फेशियल की जरूरत है। आज दुल्हन को सजाना है, बाकी काम करना है, तो हमारे नाई बेरोजगार नहीं। ऐसे ही मैंने स्वामी जी बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, मोची, बांस का काम करने वाले बसोड़ भाई सबकी पंचायतें बनाई और ये योजना सबके लिए लागू कर दी। मध्य प्रदेश के कारीगरों को बेकार नहीं होने देंगे, बेकार नहीं होने देंगे, इनका काम धंधा नहीं छिलने देंगे। जरूरत है, ये बदलना पड़ेगा, नहीं ये बेकार होकर कहां जाएंगे। और तो और स्वामी जी हमने वो जिनको अंग्रेज कहते थे क्रिमिनल ट्राइब्स, पारदी, कंजर, नट, कालबेलिया, अलग अलग 51 बाबन जाते, अरे क्या लगा आतन अपराधी है। हमने कहा इनकी जिंदगी बदलना है, इनकी पंचायत हमने बुलाई और पंचायत बुला के उनके कल्याण की सारी योजनाएं बनाने का हमने काम किया है। बदलेंगे यार, वो भी तो इंसान है, वो भी तो हमारे भाई बहन है। क्या जिंदगी के भर वो नरक में पड़े रहेंगे, वो पूछना चाहता हूं। उनकी जिंदगी भी बदलना है। एक सिकलीगर जाती है, वो बहुत कलाकार है, अच्छे हथियार बनाती है,
अभी हथियार बनाती वो अवैध बेचती, कट्टे बना के बेच देती। मैंने कहा भाई ये काम छोड़ो, कह लगा हाथों में कला है हमारे, दूसरा काम दिलवा दो, हम वो करना शुरू कर देंगे, नहीं मिलेगा तो ये तो करेंगे ही। मैं परिवर्तन की बात करूं कि कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, इस परिवर्तन को लाने के काम में हम लगे हैं। स्किल डेवलपमेंट मिशन, हुनर सिखाओ, काम सिखाओ। शिक्षा का जहां तक सवाल है, स्वामी जी महाराज जो आप कह रहे हैं शिक्षा बदले बिना काम नहीं चलेगा, मैं शिक्षा की विस्तार से व्याख्या नहीं करना चाहता। जो उस जमाने की, अंग्रेजों के जमाने की शिक्षा पद्धति मेघालय की आज तक चल रही है, लेकिन शिक्षा अगर बदलना है तो नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा और योग की शिक्षा। योग की शिक्षा की बात तो मैं बहुत पहले कर चुका हूं और कुछ अंशों में लागू भी कर चुके हैं, लेकिन युवा भारत के मित्रों, अब ये पूरी योग शिक्षा मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले लागू की जाएगी स्वामी जी के निर्देश। हमको आने वाली पीढ़ी बदलना, उसके विचार बदलना, उसका व्यक्तित्व बनाना है। समस्याओं का समाधान अगर कोई है तो व्यक्ति का निर्माण है। चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ, देशभक्त, परिश्रमी, केवल अपने लिए नहीं देश और समाज के लिए जीने वाले लोग तैयार करना है। और वो लोग तैयार होंगे योग शिक्षा से और नैतिक शिक्षा के माध्यम से। स्वामी जी से मैंने एक बार उद्बोधन सुना था, भारतीय भाषाओं की बात कर रहे थे, मेरे मन में बैठ गई बात। मध्य प्रदेश के लोग नौजवान बैठे गांव में आज भी हिंदी में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आज भी इस मध्य प्रदेश की धरती पर 2% से ज्यादा लोग अंग्रेजी नहीं जानते, ये सच्चाई है। लेकिन बाकी सारी पढ़ाई अंग्रेजी में। गरीबों के बेटा बेटी कैसे आगे बढ़ेंगे? स्वामी जी ने बताया, मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता, विस्तार में नहीं जाना चाहता। मध्य प्रदेश में सबसे पहले हिंदी विश्वविद्यालय प्रारंभ हो गया है। गरीबों के बेटे, आम आदमी के बेटे और बेटियां भी बड़े पदों पर पहुंचे, उसका अभियान इसके माध्यम से चलेगा। बदलना है पूरा प्रदेश, और इसलिए शिक्षा को बदलना है, व्यवस्था को बदलना है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की बात में बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन कैसे बदलेगा मध्य प्रदेश, इसका एक उदाहरण। और मैं ये मानता हूं कि इस धरती के संसाधनों पर, इस देश के संसाधनों पर गरीब से गरीब का भी अधिकार है। ये पर्वत, ये पहाड़, ये नदियां, ये माइनिंग खदानें, ये खेत मेरे बहनों और भाइयों सबके हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से सबके नहीं हो सकते। इसलिए कुछ इनका उपयोग करेगा। किसी को माइन मिलेगी, कोई फैक्ट्री चलाएगा, गरीब आदमी क्या करेगा? वो क्या मुफलिसी में जिएगा? अरे आम आदमी को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई और दवाई का इंतजाम ये कम से कम चाहिए। और इसलिए हमने तय किया है कि मध्य रोटी चाहिए तो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया, किसान से तो खरीदेंगे हम 1500 रुपया कुंटल गेहूं, बोनस देके। केंद्र सरकार नहीं खरीदती, खेती को फायदे का धंधा बनाना है। 1500 रुपया कुंटल गेहूं खरीदेंगे, 0% ब्याज पे कर्जा देंगे, फायदे का धंधा खेती बन रही है। लेकिन गरीब को 1 रुपया किलो गेहूं खाने दिया जाएगा। 1500 खरीद के 1 रुपया किलो। कई लोगों ने बड़ी हाय तो वो मचाई। प्रोग्रेसिव लोग क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री टैक्स पेयर का पैसा गरीबों में बांट रहे हैं। मैंने कहा हमारा तो लक्ष्य है 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए। 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन। तो लोगों का 29 दिन की मजदूरी का क्या करेंगे? हम का बर्तन खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, रेडियो खरीदेंगे, पैसा बच गया तो टेलीविजन भी खरीद लेंगे। अरे उनके बच्चों को भी जीने का हक है, उन्हें भी मुस्कुराने का अधिकार है। वो केवल श्रम की भट्टी में पिसने के लिए पैदा नहीं हुए। ये अफवाह है क्या? अरे उनका हक है खदानों पे, उनका हक है खेतों पे। वो हक हम दे रहे हैं, टैक्स पेयर से हम पैसा ले रहे हैं और गरीबों तक पैसा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए सस्ती रोटी, 1 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो आयोडाइड नमक देने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हम कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, गरीब से गरीब जो आदमी है, जो बीपीएल फैमिलीज है, उनको रोटी तो दे ही रहे हैं। उसके साथ साथ ये मध्य प्रदेश ऐसा राज्य, आप तो रोग मुक्त कर दो स्वामी जी। हमने बजट में प्रावधान किया है, निःशुल्क दवाइयां देंगे, लेकिन इस विश्वास के साथ कि आने वाले कुछ सालों के बाद एलोपैथिक दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। योग से निरोग भारत, रोग मुक्त भारत का जन्म होगा। लेकिन गरीबों की जितनी बुनियादी, मेरी बहनों को मैं बताना चाहता हूं, बचपन से मैंने गांव में देखा था, मजदूर बहन भी बेटा बेटी को अगर जन्म देती थी तो हफ्ते भर भी आराम नहीं कर पाती थी और अपनी फटी साड़ी का टुकड़ा अपने माथे पे बांध के उसको खेतों में मजदूरी करने जाना पड़ता था। दिन दिन भर मजदूरी करती थी। बेटा बेटी को या तो घर में छोड़ती थी या खेत की मेड़ पर रख देती थी। दिन दिन भर मजदूरी करती थी, तब जाके पेट भरने लायक अन्न उनको मिलता था। और मैं तब से ये सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा कि जब इस बहन को भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद 1 आध महीने का आराम मिल जाए। और मेरी बहनों, वो दिन आ गया। हमने तय कर दिया कि अगर हमारी मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो
तो 1.5 महीने की मजदूरी बिना काम किए उसको सरकारी खजाने से दी जाएगी और कहा जाएगा कि जा बहन 1.5 महीना घर पर रहकर आराम कर। 1.5 महीने की मजदूरी बहन को और 15 दिन की मजदूरी उसके पति को कि भैया तू भी मजदूरी ले और घर पे जा। पत्नी तो हमेशा पति की सेवा करती है, कभी कभी पति को भी पत्नी की सेवा करनी चाहिए। छुट्टी अपनी पत्नी की देखभाल कर। और स्वामी जी हमारे एक सिस्टम और था, लड्डू जापा का लड्डू बनते थे। बड़े बड़े घरों में तो बन जाए, लेकिन मेरी गरीब बहन कहां से लड्डू खाए, ले इसलिए हमने 1000 रुपया लड्डू खाने के लिए भी बहन के पास भिजवाने का काम किया है। अगर मैं ये गाथा सुनाऊंगा आम आदमी की गरीब की तो इतनी बड़ी है कि शाम हो जाएगी। सब सुविधाएं गरीबों को देने, इनके सबके बच्चों को पहली से लेकर मध्य प्रदेश की धरती पर 12वीं क्लास तक किताबें निःशुल्क खरीद के देते हैं। मैंने सबको आह्वान किया बच्चों को पढ़ाओ, मामा मुख्यमंत्री है, बेटा बेटी की पढ़ाई में खर्चा नहीं लगने देगा। किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो साइकिल निःशुल्क। और बेटियों के लिए तो पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी। बेटियों के लिए मेरे मन में बहुत ममता है। सच में जब बेटी में नाम लेता हूं तो मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और ये इसलिए कि मैंने बेटी के साथ बचपन से अन्याय होते अपने गांव में देखा है। अपने गांव में मां को भेद करते हुए देखा है। बेटा और बेटी दोनों हो तो बेटे से ज्यादा लाड। आप बेटा दूध पी ले, शुद्ध दूध, लिपनिया दूध, पांव तो नहीं दुख रहे, हाथ में तो कुछ नहीं हो गया, और बेटी पानी डाल के काम चल जाएगा। भैया खूब पढ़ेगा, बेटी पढ़े नहीं पढ़े काम चल जाएगा। मां भेदभाव करती है बेटा और बेटी में। मुझे लगता था हे भगवान ये नाइंसाफी क्यों होती है, यह भेदभाव क्यों होता है। और मैं एक जगह भाषण दे रहा था, उस समय छोटा था, सांसद विधायक कुछ नहीं था। मैंने कहा बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलेगी। तो एक अम्मा खड़ी हो गई, ऐसे बात कर रहा है बेटी को आने दो, शादी में दहेज के इंतजाम के तू करवाएगा। अब मैं उस समय चुप हो गया, लेकिन बात दिल में चुभ गई। और जब मैं सांसद बना स्वामी जी तो साधना के साथ हमने जितनी हमारी हैसियत थी हमने बेटियों की शादी करना शुरू की अपने क्षेत्र की। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद तय कर दिया कि मध्य प्रदेश में हर बेटी की शादी सरकार करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री ने कहा योजना, पैदा हो बेटी तो लाडली लक्ष्मी। 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के माता पिता के हाथ में दे देते हैं। और उसका फायदा ये कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी 7,500, 11वीं और 12वीं में 200 रुपया महीना। और जैसे 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बिटिया को मिल जाएंगे। बेटी लखपति होगी मध्य प्रदेश की धरती पर। पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो पढ़ाई की व्यवस्था। और अगर वो 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए। कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5,000 रुपया और पाए। और बड़ी हो जाए तो शादी करने का काम भी हम करेंगे। और अगर जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए तो 50% शिक्षक जैसी नौकरियों में रिजर्वेशन बेटियों के लिए कि केवल बेटियां आधी पढ़ाएं, आधे बेटा पढ़ाएं। और हमने सोचा राजनीतिक सशक्तिकरण होना चाहिए, इसलिए स्थानीय निकायों के चुनाव में 50% सीटें रिजर्व कर दी केवल मां, बहन और बेटी के लिए कि वो ही इन पे चुनाव लड़ पाएंगी। वहां बेटा या भैया नहीं लड़ पाएंगे। भैया नाराज तो नहीं होना, तुम लोग नहीं हो ना, आधी आधी कर दी। लेकिन स्वामी जी गजब हो गया, 50% नहीं 56, 50 नहीं 56% बहनें चुन के आ गई। क्योंकि कई उन सीटों पे भी डट गई जहां भैया खड़े थे और उनको हरा के चुनाव जीत के आ गई। राजनीतिक सशक्तिकरण, सत्ता के सूत्र भी बेटियों के हाथ में हो। एक नहीं पूरी सीरीज, पैदा होने से लेके अंतिम सांस लेने तक मां, बहन और बेटी के साथ सरकार को खड़ी कर दिया है। खड़ी करने का काम, ये परिवर्तन होगा, व्यवस्था में परिवर्तन होगा। ऐसे एक नहीं अनेकों उपक्रम समाज के हर एक वर्ग के लिए किए हैं। भगवान ना करे कभी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई घायल हो जाए, मृत्यु हो जाए तो सीधे 1 लाख रुपए। प्राकृतिक आपदा में भी, और आदमी की तो छोड़िए, गाय बैल भैंस मर जाए तो 16,500 रुपया, बकरा बकरी अगर मर जाए तो 1,600 रुपया, मुर्गा मुर्गी मर जाए तो 80 रुपया, और चूजा चूजी मर जाए तो 40 रुपया उसके भी है। गरीब का अगर नुकसान हो जाए तो उस नुकसान की भरपाई जब तक नहीं होगी वो कैसे जी पाएगा। स्वामी जी पूरी मानवीय संवेदनाओं के साथ सरकार चलाने का काम किया है। और सर्वधर्म संभाव, ये मध्य प्रदेश की धरती है। जब एक जमाना था डाकुओं से त्रसित थी भुंड मुरैना, अगर मध्य प्रदेश को जानते थे डाकू पान सिंह, मलखान सिंह, फूलन देवी, पूरा प्रसिद्धि इस पे थी। स्वामी जी हमने टास्क लिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर डाकू नहीं रहेंगे। 241 मारे और बाकी सब जेलों में, एक डाकू शेष नहीं बचा मध्य प्रदेश की धरती पर। डकैत मुक्त मध्य प्रदेश। आतंकवादी कोई घटना इस धरती पर हुई नहीं। सिमी के नेटवर्क को तोड़ा, नक्सलवाद को नियंत्रित करने का काम हुआ तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ।
और स्वामी जी भ्रष्टाचार की बात मैं कहना चाहता हूं गर्व के साथ हम लोगों ने, अच्छा बीच में बड़ी मध्य प्रदेश की बदनामी हुई, मुझे लोगों ने कहा ये बंद करवाओ। बदनामी क्यों हुई? छापे पड़ रहे थे, लोकायुक्त के छापे। अब छापे के लिए लोकायुक्त को सशक्त करने का काम किया तो हमने किया, कानून वैसा बनाया जिससे लोकायुक्त को पूरा अधिकार है, ऐसा और कहीं नहीं है। और फिर हमारे पास सूचना आए तो हम लोकायुक्त के पास भी भेजें, भैया यहां से गड़बड़ है। अगर छापा पड़ जाए तो ईओडब्ल्यू मारे या लोकायुक्त मारे, तो कई लोगों के यहाँ छापे पड़े, छापे में संपत्ति बरामद हुई, मीडिया के मित्रों ने इतने बरामद, इतने मिल गए, उतने मिल गए। अब मुझे कई लोगों ने कहा ये क्या करवा रहे हो, बंद करवाओ। मैंने कहा क्यों, अगर गड़बड़ है तो उजागर होने दो, जब्त होने दो, छापे पड़ने दो। कह लगे प्रदेश की बदनामी हो रही है। मैंने कहा पढ़ कहाँ रहे, छापे अगर पड़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश की धरती पर पड़ रहे हैं। अरे दिल्ली में छापे मार के देखो कितने निकलेंगे, वहां कहीं नहीं पड़े। हमने मध्य प्रदेश में इसलिए मारे कि बेईमानी अगर है तो पकड़ में आए। हमने पूरी व्यवस्था को, उसके बाद हमने कानून बना दिया कि जो आय से अधिक संपत्ति किसी के पास निकलेगी, लोक सेवक के पास, लोक सेवक में मुख्यमंत्री भी शामिल, मंत्री भी शामिल, अफसर भी शामिल, कर्मचारी भी शामिल, आय से अधिक संपत्ति अगर मिलेगी तो संपत्ति राजसाध सरकार के द्वारा कर ली जाएगी। स्पेशल कोर्ट बना दिए। और मैं युवा भारत के बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं, अब तक 6 अधिकारियों की 33 करोड़ रुपए की संपत्ति राजसाध की जा चुकी है। कोई बेईमान मध्य प्रदेश की धरती पर हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। पूरी व्यवस्था ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की। मैनुअल टेंडर होते थे, बाहुबली हावी हो जाते थे, आपस में नेक्सस बन जाता था। हमने कहा ई टेंडरिंग, बिना ई टेंडरिंग के कोई ठेका नहीं होगा। दुनिया में कहीं से बैठ के ऑनलाइन टेंडर कोई डाल दे। ई टेंडरिंग, ई मेजरमेंट, और ठेकेदारों को पेमेंट में बेईमानी होती थी, उसमें पैसे लेन देन का काम होता था। हमने तय कर दिया काम अगर हो गया तो सीधे ई मेजरमेंट के माध्यम से हमारे पास जानकारी आ गई और ऑनलाइन पैसा ठेकेदार के खाते में चला गया। अगर भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त करना है तो सारी प्रक्रियाएं ट्रांसपेरेंट करनी पड़ेगी। और प्रक्रियाएं ट्रांसपेरेंट करने के मामले में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में अग्रपात में खड़ा है। बहनों और भाइयों, कोई बेईमान यहाँ छोड़ा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार को जड़ और मूल से मध्य प्रदेश की धरती पर हम समाप्त करने का काम करेंगे। ऐसे एक नहीं, गुड गवर्नेंस के भी अनेकों उपक्रम इस मध्य प्रदेश की धरती पर हम कर रहे हैं। ये मैंने जिक्र केवल इसलिए किया कि बदला जा सकता है। ये मध्य प्रदेश जो पिछड़ा, बीमारू, -3% यहाँ की ग्रोथ रेट थी, आज मुझे कहते हो खुशी है, अहंकार नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत विनम्र व्यक्ति हूँ। क्योंकि ये धरती ऐसी है मध्य प्रदेश की जहाँ सर्वधर्म संभाव। हमारे भाई यहाँ बैठे रोजा अवतार सीएम हाउस में, क्रिसमस का त्योहार सीएम हाउस में, होली दिवाली सीएम हाउस में, कन्हैया का जन्मदिन हो, शिवरात्रि हो, बुद्ध जयंती हो, क्षमावाणी का पर्व हो, प्रकाशोत्सव हो, और अगर तीर्थ यात्रा भी करवाई स्वामी जी, बुजुर्गों की इच्छा होती है। मैंने बुजुर्गों की पंचायत बुलाई एक बार, पंचायत में सब बुजुर्ग आए तो मैंने कहा बताओ क्या करें। तो एक बुजुर्ग ने पहले कहा कि बेटा हमें तो ढंग से भोजन ही नहीं मिलता, कुछ भोजन वोजन की व्यवस्था करवाओ। तो हमने तय कर दिया कि जिन गाँव में इक्का दुक्का कोई ज्यादा नहीं निकलता, कोई बुजुर्ग निकलेगा जिसके भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो मध्याह्न भोजन में उसका भोजन बनवा दिया जाएगा। लेकिन एक कानून भी प्रभावी कर दिया कि अगर पास में पैसा होते हुए भी कोई अपने माता पिता को भोजन नहीं करवाएगा तो 3 महीने के लिए उसको जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं? अगर इतने नालायक है कि माता पिता को भोजन नहीं कराए तो जेल में ही रहे भैया, घर में रह के क्या करेगा। लेकिन ज्यादा को नहीं भेजना पड़ेगा, इक्का दुक्का जाएंगे तो बाकी सब सही हो जाएंगे। लेकिन बीच में एक बुजुर्ग बोले बेटा शिवराज तीरथ तो करवा दे रे। अब मैं चक्कर में पड़ गया। कहले हाँ मरने के पहले क्या तीरथ कर आए बेटा, तीरथ करवा दे रे, श्रवण कुमार बन जा तू। अब मैं बड़े चक्कर में, स्वामी जी श्रवण कुमार कैसे बनूं? फिर हमने दिमाग लगाया और एक योजना बनाई, उसका नाम रखा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। और उस योजना में तय किया कि 60 साल से ज्यादा जिसकी उम्र है वो तीर्थ यात्रा पे बुजुर्ग जाएंगे। 17 स्थान हमने छाट लिए, चारों धाम, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, शिरडी के साईं बाबा, तिरुपति बालाजी, वैष्णव देवी, काशी जी, और उसके साथ साथ स्वर्ण मंदिर। हमने अजमेर शरीफ तय किया, हमने तय किया संवेद शिखर जाना है, हमने श्रवण बेलगोला में जाना है, बेलंगड़ी चर्च जाना है। 60 साल से ज्यादा ऊपर का कोई भी बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे जाएगा। स्पेशल ट्रेनें जाती है सर, विशेष रेल तीर्थ यात्रियों के लिए, और रेल में हमारे सरकारी कर्मचारी बुजुर्गों की सेवा के लिए डॉक्टर जाता है, गाइड जाता है, भोजन की व्यवस्था, विश्राम की व्यवस्था। मान लीजिए अगर कहीं से बस से भी जाना हो, ट्रेन से उतर के, तो बस से ले जाने की व्यवस्था, वापस लाने की व्यवस्था, घर पहुंचाने की व्यवस्था। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा। और ऐसे गदगद होते हैं बुजुर्ग
लेकिन एक बुजुर्ग फिर कहने लगे मुझे कि बेटा हम तो थोड़े ज्यादा बूढ़े हैं, अगर तूने भेजा हरिद्वार और गंगा जी नहाने उतरे, तेज पानी बहता कहीं सरक गए तो मैंने कहा क्या करूं? अरे कहने लगे और हिम्मत कर, थोड़ी और हिम्मत, एक आध जवान और भेज दे, काय को कंजूसी कर रहा है बेटा, इतना किया। तो हमने तय कर दिया कि जिनकी 65 साल से ज्यादा उम्र है उनके साथ एक जवान भी उनकी पसंद का भेज दिया जाएगा, उसका खर्चा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। तो बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो रही है, आशीष देने का काम कर रहे हैं। और अगर उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा आ जाए तो स्वामी जी मन व्यथित हो गया, भर गया था पीड़ा और दर्द से, लेकिन वहां भी कैसे तीर्थयात्री निकल के आए। सबसे पहले मैं स्वामी जी से जाके मिला हरिद्वार में, गायत्री परिवार गए, स्वामी जी का ले आओ सबको योग पीठ, चिंता मत करो, जितने आए सबकी व्यवस्था होगी। गायत्री परिवार में भी व्यवस्था हुई, शिविर हमारे चले, वहां डॉक्टर भेजे, IAS IPS अफसर भेजे, हेलीकॉप्टर भेजे, जितने लोग निकल सकते थे निकाल के लाए। लेकिन अभी भी कई लोग नहीं आ पाए, उनकी तकलीफ है। लेकिन सरकार में अगर ये संवेदना ना हो तो किस काम की सरकार। मैं गया एक बार श्रीलंका, तो श्रीलंका में उस स्थान पर भी गया जहां सीता जी को अशोक वाटिका में रखा था। फिर वहां मुझे बताया कि एक जगह और है जहां सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी है, वहां भी चलो। तो हम उस स्थान पर गए जहां सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। अब अग्नि परीक्षा के स्थान पर मैंने पूछा कि यही दी थी? बोले हाँ, वहां लगा भी हुई थी एक तख्ती, बौद्ध मोनेस्ट्री की वो जमीन पर। तो मेरे मन में भाव पैदा हुआ कि जहां सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, सीता जी भारतीय अस्मिता का प्रतीक है, माता है हमारी, उस स्थान पर उनका मंदिर बनना चाहिए। ये विचार अंतर में आया और इसलिए मैंने वहां चर्चा की। बौद्ध मोनेस्ट्री के साथियों से मैंने कहा कि अगर आप यहां हमें जमीन दे दो तो हम सीता जी का मंदिर बनाएंगे, क्या हमें जमीन का एक टुकड़ा दे सकते हो? उन्होंने कहा हम बिल्कुल तैयार है, दे देंगे। फिर मैं श्रीलंका के राष्ट्रपति से मिला, उनसे मैंने आग्रह किया कि हम सीता जी का मंदिर बनाना चाहते हैं, आप इजाजत दे दोगे? उनका हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम बिल्कुल आपको जमीन और मंदिर बनाने की इजाजत देंगे। फिर हमने तय किया, बजट में प्रावधान कर दिया 1 करोड़ रुपया सीता जी के मंदिर के लिए श्रीलंका के। स्वामी जी 2 साल तक सरकार ने मुझे अनुमति नहीं दी कि मैं श्रीलंका में सीता जी के मंदिर को बनाने का पैसा भिजवा सकूं। अब जाके जब लड़ाई लड़ी तब भी किंतु परंतु लगा लगू के दी है, लेकिन सीता जी का अग्नि परीक्षा के स्थान पर मंदिर बनेगा, ये संकल्प भी पूरा होगा। वहां उन्होंने कहा कि सांची, जहां से बौद्ध धर्म श्रीलंका में गया, सम्राट अशोक के बेटे सम्राट महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध धर्म को लेके गए थे, वहां उनका वहां एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बन जाए। तो श्रीलंका में बनेगा सीता जी का मंदिर, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी सांची में बनेगी, और वेग साहब हज हाउस भोपाल की धरती पर बनाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है सर्वधर्म संभाव, सब सर्वधर्म। बचपन से ही हम तो गाते रहे हैं, बचपन से कि सबको एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, बचपन से गाते रहे। वो सर्वधर्म संभाव के दृश्य भी है इस मध्य प्रदेश की धरती पर है। और ये कहते हुए मेरे मन में अहंकार नहीं है, ये तो जो वास्तविकता है, जो बदला जा सकता है, वो मैंने संक्षेप में बताने की कोशिश की है। एक नहीं ऐसे अनेकों काम मध्य प्रदेश में किए हैं और आज मैं आत्मविश्वास से भरा हूं बहनों और भाइयों। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर 1 के राज्य में बराबर ले जाके खड़ा कर दूंगा। ये पिछड़ा नहीं रहेगा, ये बीमारू नहीं रहेगा, ये गरीब नहीं रहेगा। क्यों गरीबी को गले से लगाएंगे, क्यों दरिद्रता को सीने से चिपकाएंगे? आज हम भले 1 रुपया किलो गेहूं दे रहे हैं, लेकिन कल ऐसी स्थिति लाएंगे कि मध्य प्रदेश का हर नागरिक की परचेजिंग पावर ऐसी होगी कि शान से दुकान पे जाएगा और खरीद के लेके आएगा। बदल देंगे मध्य प्रदेश और इसी से बदलेगा अपना देश। ये भारत बदलेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। उसके लिए आपका मार्गदर्शन भी और आपका आशीर्वाद भी। मैं आज इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो स्नेह आपने दिया है, पूरे परिवार ने दिया है, भारत स्वाभिमान ने जो दिया है, युवा भारत ने दिया है, आज मैं आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं कि कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जब आपको ये सोचना पड़े कि किसी गलत व्यक्ति को हमने सहयोग किया था। आपका माथा कभी नीचे झुकने नहीं दूंगा, देश और प्रदेश के माथे पर कलंक का टीका लगने नहीं दूंगा। अपनी जिंदगी तो एक मिशन है साथियों। अगर अपने देश और अपने समाज को बनाने में, अपने प्रदेश को बनाने में, लोगों के होठों पर मुस्कुराहट लाने में अगर ये जिंदगी लग गई तो मेरा मानव जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। सत्ता का स्वर्ण सिंहासन नहीं चाहिए और मुख्यमंत्री रह के भी 1 मिनट चैन की सांस नहीं ली। मेरी धर्मपत्नी भी यहाँ बैठी है, 18 घंटे से कम, और आप भी गवाह हैं, 18 घंटे से कभी कम काम नहीं किया होगा। दिन और रात एक ही धुन, एक ही जुनून, एक ही जज्बा। और जनता का सही में मैं जहां जाता हूं
सबसे पहले आप में से भी कई जानते उतर के मैं वहां जाता हूं जहां आम जनता खड़ी रहती है, हर एक से हाथ मिलाता हूं, लोगों को गले लगाता हूं, बच्चों के सिर पे हाथ रखता हूं, उनकी समस्याएं पूछता हूं। सुरक्षा वाले कहते करते क्या हो, भीड़ में हर कहीं घुस जाते हो, इससे तो आपकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। तो मैं कहता हूं जनता ही तो अपनी जिंदगी है, और अपनी जिंदगी से दूर रह के कोई जिंदगी कैसे रह सकता है। इसकी सेवा के लिए तो राजनीति, ये जनता ही असली भगवान है हमारी, जो राजनीति में काम करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। स्वामी जी आपका आशीर्वाद मिला है, आपका मार्गदर्शन भी मिलता रहे, आपका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाए। और केवल वही नहीं, आपने जो सिखा दिया है, भ्रामरी से लेके अनुलोम विलोम से लेके भस्त्रिका कपाल भांति, अब इसके कारण क्षमता भी बढ़ रही है। रोज करता हूं, कभी कभी चूक जाता हूं जब रात भर जगता हूं तो सवेरे सवेरे अगर जल्दी निकलना हो तो झूठ नहीं बोलूंगा स्वामी जी, कभी कभी चूक हो जाती है, लेकिन कोशिश करेंगे रोज करते रहें। रोग मुक्त बनना है तो सच में योग युक्त होना पड़ेगा। और ये मंत्र है स्वामी जी का, जिसने सारी दुनिया को बदलने का चमत्कार किया है। स्वामी जी आप जैसे संत के निर्देशन में भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को ये भारत शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, ये विश्वास मेरा है, और ये विश्वास मुझे लगता है सफलीभूत होगा। और नौजवान मित्रों से अंत में केवल इतना ही, युवा वो नहीं है जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 35 साल की होती है, युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है, युवा वो है जिसके सीने में आग होती है, युवा वो है जिसकी आंखों में शोले होते हैं, युवा वो है जो अत्याचार और अन्याय के सामने डरता नहीं है, बल्कि उससे टकरा के समूल नष्ट कर कर ही चैन की सांस लेता है। और वो युवा यहाँ बैठे हैं जिनके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम साधारण 3.5 हाथ का हाड़ मास का पुतला नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अमर आनंद के भागी हो, और अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको, उससे निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। आगे बढ़ो स्वामी जी के मार्गदर्शन में, और एक समृद्ध स्वस्थ और यशस्वी भारत का निर्माण करो। वो होगा, और वो होगा तब जब जो लोग आज सब देश को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, वो माफी के हकदार किसी भी कीमत पर नहीं है बहनों और भाइयों। और इसलिए ये परिवर्तन लाना ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है देश के स्तर पे ये रैन अंधेरी बीतेगी, ऊषा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी। वो मंजिल लाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करें और प्रयत्नों की परिसीमा करें। और स्वामी जी आपके चरणों में प्रणाम। अभिनव हैं आप, अद्भुत हैं आप, और इसलिए हम तो इतनी कह सकते हैं आपके मार्गदर्शन में काम करेंगे। लेकिन वो पंक्तियां मुझे फिर याद आ रही है कि सेनानी करो प्रयाण अब है, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नकत माँ के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। भारत माता की जय।